नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश झा आज आपसे एक अनकॉमन साइकेट्रिक इलनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं हेयर पुलिंग डिसऑर्डर और ट्राइकोटिलोमेनिया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट अपने शरीर के किसी एक हिस्से से बालों को पुल करना शुरू कर देता है। और ये पुलिंग किसी डर्मेटोलॉजिकल इलनेस की वजह से नहीं होती, ये एक इम्पल्स के कारण होती है, जिसमें इंसान अगर स्ट्रेस्ड आउट है, परेशान है और कई बार अनकॉन्शियसली भी अपने शरीर के किसी भी हिस्से से, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व पार्ट स्कैल्प हो सकता है, लेस कॉमनली इन्वॉल्व पार्ट्स अदर बॉडी पार्ट्स जैसे कि आर्म पिट, आईब्रो, आई लैशेज एक्सेट्रा हो सकते हैं। ट्राइकोटिलोमेनिया किस एज ग्रुप में अधिक पाया जाता है या प्रिवलेंस क्या है ट्राइकोटिलोमेनिया का? ट्राइकोटिलोमेनिया यूजुअली अंडर रिपोर्टेड रहता है, तो इसका करेक्ट प्रिवलेंस बता पाना मुश्किल है। फिर भी लिटरेचर कहता है कि जनरल पॉपुलेशन में इसका प्रिवलेंस 0.6 to 3.4% है। ये तकलीफ मेल और फीमेल दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन फीमेल्स में ये मोर कॉमनली रिपोर्टेड है। एज ग्रुप, दो प्रकार के एज ग्रुप्स देखे गए हैं जिसमें हेयर पुलिंग डिसऑर्डर का ऑनसेट होता है। एक वो एज ग्रुप है जिसे हम कहते हैं अर्ली ऑनसेट, 6 साल या उससे कम उम्र में, और दूसरा जो 13-14 साल की उम्र या एडोलिसेंट एज ग्रुप के आसपास होता है। वैसे ये तकलीफ किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिलती है, पर ये दोनों एज ग्रुप मोर कॉमनली है जहाँ पे इसे देखा जाता है या जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड होता है। क्या कारण क्या होते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया के, या किस कारण से हो जाता है, या इटियोलॉजी क्या है, इसके बारे में अक्सर बात की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो देखने को मिला है कि किसी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर को अंडरपिन नहीं किया जा सकता। ये एक मल्टी फैक्टोरियल इलनेस है जहाँ पे एंग्जाइटी, डिप्रेसिव साइकोडायनामिक्स, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी, कोमॉर्बिड ओसीडी डिसऑर्डर, इसके अलावा माता पिता के साथ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इस इलनेस को। इस इलनेस में दो तरीके की हेयर पुलिंग देखने को मिलती है। एक जिसे हम कहते हैं फोकस्ड हेयर पुलिंग, जहाँ पे पेशेंट अवेयर होता है कि वो हेयर पुल कर रहा है, और एक होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक हेयर पुलिंग, जहाँ पे पेशेंट अवेयर नहीं है, जैसे कि वो कोई सीडेंट्री एक्ट कर रहा है, टीवी देख रहा है, लेटने जा रहा है ना, उसका ध्यान ही नहीं जा रहा कि वो हेयर पुलिंग कर रहा है, पर हेयर पुलिंग हो रही होती है। जो फोकस्ड हेयर पुलिंग है वो उस समय या उस दौरान ज़्यादा बढ़ जाती है जब आदमी किसी स्ट्रेस में होता है या तनाव में होता है, तो वो जानबूझ के भी हेयर पुलिंग कर रहा होता है। अब इस हेयर पुलिंग की वजह से 2-3 चीज़ें हो सकती हैं कि हेयर पुलिंग हुई, हेयर पुलिंग क्योंकि आप हेल्दी हेयर को तोड़ रहे हो तो उस पार्ट में एक पैच बन जाएगा, या लॉन्ग हेयर्स के बीच में शॉर्ट हेयर का पैच दिखेगा। दूसरा पार्ट ये होता है कि जब हेल्दी हेयर पुल होता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इचिंग भी होगी। तो मोस्ट कॉमनली ये इलनेस फर्स्ट टाइम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन के लिए जाती है कि शायद कोई स्किन से रिलेटेड इशू है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इम्पल्स है कि मुझे हेयर पुल करना है, और उसके बाद फिर शायद एक गिल्ट भी इन्वॉल्व होता है कि क्यों कर लिया। इस तकलीफ का इलाज क्या है, या इसका कोई इलाज भी है? जैसा कि मैंने कहा कि इसमें डिप्रेसिव एंग्जाइटी जो इलनेस है अंडरलाइन, उसके होने की संभावना रहती है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे कि बॉर्डरलाइन या नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये भी देखने को मिलते हैं। तो इन तकलीफ़ों में एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा हेयर पुलिंग रोकने के लिए कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स के बारे में भी बात की जाती है, जैसे कि ऑटोमेटिक हेयर पुलिंग, जहाँ पे आदमी सीडेंट्री बैठा हुआ है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो हेयर पुल कर रहा है। तो ऐसे में कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स बताए जाते हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है कि जो आपकी उंगलियां यूज़ हो रही हैं हेयर पुलिंग के लिए,
उसे जब आप सेडेंटरी एक्टिविटी में होते हैं तो उसे बैंडेड कर दिया जाए, जिससे कि आप करने जाएं आपको दिक्कत होगी तो इट रिमाइंड्स यू एंड यू आर एबल टू स्टॉप इट। दूसरा पार्ट हम कहते हैं बायो फीडबैक या रिलैक्सेशन, जो फोकस्ड हेयर पुलिंग है या जो स्ट्रेस के दौरान बढ़ जाती है या तनाव का कोई माहौल हुआ उसके दौरान एक्टिवली किया जाता है, तो वहाँ पे रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ये भी देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में 6 साल की उम्र से पहले ये इलनेस आती है वहाँ पे ट्रीटमेंट का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। द पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू द स्ट्रॉन्ग सजेशन एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। लेकिन जिन पेशेंट्स में 13-14 साल 15 साल की उम्र के आसपास ये तकलीफ़ देखने को मिलती है उसमें ये तकलीफ़ लंबे समय तक चल सकती है और कुछ केसेस में 2 डिकेड्स तक रिपोर्ट किया गया है। इन तकलीफ़ों को लेके जनरली एक शेम इन्वॉल्व है, सिक्रेटिवनेस इन्वॉल्व है, जिसके कारण ये क्लिनिकल अटेंशन में नहीं आ पाता है। लेकिन मैं इस बात पे जोर दे के कहना चाहता हूँ कि इन तकलीफ़ों का इलाज संभव है, बशर्ते कि इसे जल्द से जल्द क्लिनिकल अटेंशन में लाया जाए। क्योंकि एक बार अगर एक इम्पल्स है जिस पे आप एक्ट कर रहे हैं वो आपका पैटर्न बनता जा रहा है तो फिर उसे लॉन्ग टर्म के बाद तोड़ना मुश्किल होता है। मेंटल इलनेसेस आर ट्रीटेबल, डोंट सफर, सीक हेल्प। थैंक यू।